दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉक विद एंटरप्रेन्योर पे स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा आज पहला इंटरव्यू है और आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे एक बहुत ही अच्छे अजीज दोस्त जिनको काफ़ी समय हो गया है इस इंडस्ट्री को देते हुए और कभी उन्होंने जब शुरुआत की तो बहुत ही एक ज़ीरो लेवल से शुरुआत की थी। तो आज जानेंगे कि कैसा उनका सफ़र रहा, कितनी खट्टी-मीठी उनके पास यादें हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस है और हमारे युवा के लिए क्या संदेश है। तो दोस्तों मिलते हैं अब ऐसी ही शख्सियत मिस्टर अनुज जी से। अंकित सर नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आपको मेरा तहे दिल से नमस्कार, हार्दिक स्वागत है टॉक विद एंटरप्रेन्योर चैनल में। अभी अंकित सर ने शुरुआत की है यूट्यूब चैनल की और पहला ही इंटरव्यू मेरे को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी का आशीर्वाद अगर अंकित सर पे रहा और साथ अंकित सर पे और हमारे पे रहा तो बहुत अच्छा ये चैनल ग्रो करेगा और लोगों को यहाँ से अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। अच्छा मार्गदर्शक यहाँ से मिलने वाला है। तो अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए प्यार और आशीर्वाद मांगा दोस्तों का। तो अनुज जी क्या आप तैयार हैं आज के इंटरव्यू के लिए, कुछ हमारे खट्टे मीठे सवालों का जवाब देने के लिए? जी सर बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं टॉक विद एंटरप्रेन्योर में अनुज सर के साथ। पहला सवाल, तो सर पहला सवाल हमारा ये है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? सर आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। नेटवर्क मार्केटिंग आज देश में और विदेशों में तो बहुत समय पहले से चली हुई है और अपने देश में भी ये एक अच्छा काम कर रही है। लोगों को रोजगार देने का काम ये करते हैं। जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, जिनको सरकार भी जॉब नहीं दे सकती, उनके लिए एक सुनहरा अवसर ये इंडस्ट्री देती है। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें, इससे अच्छा कम कीमत में, ये मान लो 0% इन्वेस्टमेंट में इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसकी हम बगैर पैसा लगाए शुरुआत कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको सोना हीरा कुछ भी आप बोल सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मेहनत भी कम लगती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है कि लोगों को सीखना होता है और सिखाना होता है। इंडस्ट्री में बोला जाता है कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। तो ये एक स्मार्ट बिजनेस है सर। इसमें हम अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं अगर अच्छे से सीख जाएं तो। सबसे पहले हमारे युवा को मैं बताना चाहूँगा कि इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम अगर बगैर सीखे हम करते हैं तो सीधा मौत के मुंह में जाना होता है सर। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। और बहुत सारे लोग यहाँ से इस इंडस्ट्री में सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं। जो सफल होते हैं वो महीने का लाखों करोड़ रुपए कमाते भी हैं और जो असफल होते हैं वो लोग यहाँ से गालियां भी देते हैं। तो इस इंडस्ट्री के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये हर किसी को कम से कम 2 साल तो इस इंडस्ट्री को देना ही चाहिए। चाहे करो ना करो वो बाद की बात है। इस इंडस्ट्री से सीखने को बहुत कुछ मिलता है सर। तो अनुज सर आपने जैसा कि बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, कैसा करनी चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में कुछ खूबियां और कुछ खामियां, क्योंकि हर किसी का कुछ प्लस होता है कुछ माइनस होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसकी कुछ खूबियों के बारे में और कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में जिक्र करें। सर ये भी आपने उससे भी अच्छा सवाल किया। हर चीज में कमियां भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं। जैसे इंसान के हम गुण भी देखते हैं और अवगुण भी देखते हैं। तो ऐसे ही इस इंडस्ट्री के बारे में भी लोगों को जानना चाहिए कि इसमें खूबियां क्या हैं और कमियां क्या हैं। खूबियों की अगर हम बात करें, इस इंडस्ट्री में खूबियां ये हैं सर, बिल्कुल 0 पैसा लगा के हम शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये कोई भी अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, ट्रेडिशनल में हमें रिस्क लेना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। और इसमें क्या है, हमारे को रिस्क नहीं होता क्योंकि बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट बेस हैं जो अच्छी अर्निंग देती हैं। प्रोडक्ट बेस की अगर हम बात करें, ये लंबा कॉन्सेप्ट होता है।
और इसमें खूबियाँ ये होती हैं, बहुत कम पैसा लगाया आपने और आपने क्या किया, प्रोडक्ट ले लिया, फिर उसको शेयर करना होता है। भाई उसमें जो आपको अच्छाइयाँ लगी उसको शेयर करो प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तो लोग उसको यूज करेंगे। तो जो लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे या कंपनी से डायरेक्ट आपके थ्रू प्रोडक्ट लेंगे, उसका कमीशन आपको आता है। कम पैसा लगाया, लोगों से मेल मिलाप बढ़ा, प्यार बढ़ा, हमारा जो दायरा है वो हम घर से निकल के बाहर पहुंचे, जान पहचान बढ़ी, ये भी खूबी है। जान पहचान बढ़ने के बाद लोग काम करेंगे हमारे साथ, हमारा जो नेचर है वो सुधरेगा। अगर हम गुस्सैल हैं तो नॉर्मल उस पे आ जाएंगे। दूसरा क्या है कि इस इंडस्ट्री में अच्छे लोग मिलते हैं सर, जेंटलमैन, मेंटलमैन से जेंटलमैन बनाने का ये काम करती है। तीसरा, इसमें जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो जो ट्रेडिशनल मार्केट में कुछ भी बेचा जाता है, जहर को भी बेचते हैं लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, गुटखा है, शराब है, सिगरेट है, ये चीजें जहर हैं और इसको भी बेचा जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जहर कभी नहीं बिकेगा सर। ये इसमें खूबियां हैं और अच्छा अच्छी इनकम यहाँ से कर सकते हैं, लोगों को रोजगार देने का हम काम कर सकते हैं। घर घर जाके हम अवेयरनेस भी दे सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो आयुर्वेद पे काम करती हैं, एजुकेशन पे काम करती है, एजुकेशन सिस्टम पे। तो सर ये जो इंडस्ट्री है ये लोगों को जागरूक करने का भी काम करती है, एक रोजगार देने का। सरकार में जो हम टैक्स पे करते हैं, सबसे ज्यादा नेटवर्क टैक्स पे करता है सर। ये इसकी खूबियां हैं। और कमियों की अगर हम बात करें, कमियां ये हैं सर, इस इंडस्ट्री को बगैर जाने हम डायरेक्ट कूद जाते हैं, तो जो हमारा अपलाइन, इसमें अपलाइन का बहुत महत्व होता है सर। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, टीचर का महत्व होता है, वैसे ही अपलाइन का महत्व होता है। टीचर बच्चों को क्या सिखाएगा, उस पे अपने देश का भविष्य निर्भर करता है सर। वैसे ही इस इंडस्ट्री में भी है, यहाँ पे अपलाइन को फॉलो करना होता है। अच्छा अपलाइन अगर मिल गया तो अच्छी बातें सिखाएगा। अगर उसके अवगुण हमने कैच कर लिए, गुण हमने कैच नहीं किए, अवगुण कैच कर लिए, तो हम अवगुणों की तरफ चले जाएंगे और धीरे धीरे असफलता की कैटेगरी में हम चले जाते हैं। और इसमें बहुत सारा फ्रॉड भी होता है सर। फ्रॉड कैसे होता है? आज जो भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन के तहत कुछ कंपनियां काम नहीं करती हैं, तो उसमें लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। ठगी का शिकार कैसे होते हैं कि भाई लोग कम मेहनत करके, बगैर मेहनत किए भी घर बैठे पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। वहां पे लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, जिसको ब्लॉकचेन जो चिट फंड बोलते हैं। तो ये इस इंडस्ट्री की ये कमियां रही कि लोगों ने सीखा नहीं, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे दिया गया नहीं। जो लोगों को चाचा भतीजा मामा भांजा भाई अपने भाई बहन के रिश्ते तक इसमें खराब हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम यहाँ नहीं था। जैसे ही गाइडलाइन आई उसमें एजुकेशन सिस्टम भी आया है सर। हमारी इंडिया में शुरुआत हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग की, लोगों की राय है कि 1966 से यहाँ पे शुरुआत हुई है। 1966 से अब तक बहुत सारी कंपनियां आई भी हैं, गई भी हैं। कंपनियां कौन सी टिकी हैं? जो अच्छा प्रोडक्ट लेके आई, अच्छा एजुकेशन सिस्टम लेके आई, और उनके जो सीईओ या सीए जो हैं वो अच्छे उनको गाइड करने वाले मिले, एमडी सर जो भी मिले, उनकी नीयत अगर अच्छी मिली, टाइम पर पे आउट दिया गया, तो वो इस इंडस्ट्री में अच्छे भी, ये खूबियां भी रही हैं और कमियां भी रही हैं सर। तो सर आपने खूबियों के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताया है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने सुना है लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन पैसा जैसे आपने बताया कि चिट फंड, तो चिट फंड जैसी कंपनियों को जब सरकार को पता है फिर भी वो चलती कैसे है और क्यों चलती है?
सर इसमें क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि लोग कम मेहनत करके या ऐसे आदी हो गए हैं कि मोबाइल से पैसा कमाएं, घर बैठे पैसा कमाएं, बगैर मेहनत के पैसा कमाएं, बगैर फील्ड के पैसा कमाएं। ऐसे लोग फिर आगे चल के उसका ठगी का शिकार हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि वो अगर 10 लोगों का समूह बन गया और एक इंसान ऐसा है जो अच्छे काम करके अच्छी कंपनी पकड़ के अच्छा पैसा कमा रहा है और 10 लोग ऐसे मिल गए जो जैसे चिटफंड करके कंपनी चली गई, उनके साथ वही ठगी हो गई, तो वो 10 लोग हो गए, वो बेचारा एक रह गया। तो वो 10 लोगों की आज लोग सुनते हैं, एक इंसान की नहीं सुनते हैं। सर कहीं न कहीं और हमारी सर जनता आज के बारे में इस चीज़ को लेकर जागरूक हो चुकी है कि हमें किस कंपनी में काम करना चाहिए, कैसे काम नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी आप बता रहे हो कि भारत सरकार का भी इस पे कहीं न कहीं नज़र है, गाइडलाइन जारी की हुई है। तो फिर भी लोग जब फ्रॉड होता है तो वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाते या सरकार उनकी मदद नहीं करती है या ये सब अफ़वाह है? सर सरकार उनकी मदद भी करती है, लेकिन जो लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं वो कंप्लेंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम जुड़े किससे हैं? भाईचारे से। जी। इसमें हम जैसे मैं हो गया, मैं इस इंडस्ट्री में किसको जोड़ूँगा? अपने आस-पास, पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त, इनको ही जोड़ूँगा। बिल्कुल। तो वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ जो ठगी हुई है वो इसने ना करके कंपनी ने की है, लेकिन इसमें सारा दोष मेरा है क्योंकि मैंने कंपनी को पहले से सर्च नहीं किया। तो अनु सर कभी ऐसा हुआ है कि जैसे क्योंकि आपका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और काफ़ी लंबे समय से आप इस इंडस्ट्री में हो, कि आपने कभी किसी कंपनी में किसी का पैसा लगवाया और वो भाग गई? सर ऐसा अब तक मैंने ना मेरे साथ हुआ है, ना मेरी टीम के साथ हुआ है। जिसमें भी हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मैंने किसी का करवाया नहीं। और अब तक मैंने 3 कंपनियाँ की हैं सर, उसमें भी प्रोडक्ट बेच ही की है, अदर मैं किसी में भी नहीं करना चाहता। क्यों? आज बहुत सारी ये वही बात है, ठगी का जो शिकार हुए हैं लोग, तो इस ठगी के डर से ही कि हमारी फेस वैल्यू खराब ना हो जाए। जी। फेस वैल्यू अगर खराब हो गई तो इंसान कहीं का नहीं रहता सर। बिल्कुल। तो ऐसा मेरे साथ और मेरी टीम के साथ नहीं हुआ सर। जो हमारे साथ पिछले 3-4 साल से या 7 साल से हैं, वो आज भी हमारे से कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, हमारे से बात होती है सर, अच्छे रिश्ते हैं, विवाह शादियों में भी जाते हैं हम। तो जैसा कि अनु सर बता रहे हैं कि आज तक इन्होंने कभी ऐसी कंपनी को सिलेक्ट ही नहीं किया। तो अनु सर यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट देखते हैं कि हाँ, हमें ये कंपनी सेलेक्ट करके यहाँ पर कुछ अच्छा फ्यूचर हो सकता है। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको जब इस कंपनीज़ की जैसे आप बता रहे 2-3 कंपनी कर चुके हो, तो आपका शुरुआत करने का क्या रीज़न रहा था कि आपने शुरुआत इसकी की क्यों थी? सर इस इंडस्ट्री में मैं जिसको आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने मेरी शुरुआत करवाई थी, मेरे बड़े भाई हैं, गुरुतुल्य गुरु जी हैं मेरे, कुलदीप मुदगिल जी, जी। जिनका इंडस्ट्री में नाम भी है, जिनकी पहचान भी है और वो अच्छा पैसा इन अर्निंग कर भी रहे हैं। तो उन्होंने मेरी शुरुआत करवाई थी सर। मेरे को उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता था और ना ही मैंने सीखा। इसमें क्या बोला जाता है, कोई पेट से आएगा, कोई लपेट से आएगा, कोई चपेट से आएगा। तो मैं आया था सर पेट से। क्यों आया था? क्योंकि जो भूख लगती है ना, भूख लगती है तो हमारे को रोटी चाहिए होती है सर। रोटी आज कब मिलेगी? जब हमारे पास पैसा होगा। तो पैसे की कमी को पूरी करने के लिए इस इंडस्ट्री में कदम रखा जाता है सर। लेकिन वही होता है, सीखना जब तक नहीं आएगा, हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। तो सर मैंने शुरुआत में सीखा इतना नहीं और फिर मैंने बताया था जो हमारे अपलाइन होते हैं, कुलदीप जी के और मेरे बीच में एक अपलाइन थे। अच्छा उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस दिया यहाँ पे। मैं कभी गलत उनको आज तक नहीं बोला और आज भी वो हमारे कॉन्टैक्ट में है सर। फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि समय का जो चक्कर होता है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है सर।
यहाँ बोलते हैं कि भाई किस्मत अलग होती है और भाग्य जो हमारी मेहनत वो अलग होती है। इसमें ऐसा नहीं है, किस्मत भी जब साथ नहीं देती तो बुद्धि पलट जाती है सर। अच्छा अर्निंग करते करते भी लोग जीरो पे आ जाते हैं, वैसे ही मैं भी जीरो पे आ गया था सर। जैसा कि सर अभी आप बता रहे थे कि कुछ लोग पेट से, कुछ लोग लपेट से और कुछ लोग सफेद से आते हैं। ये तीनों इस इंडस्ट्री में क्यों बताए जाते हैं और इसका मतलब क्या है? सर पेट से वो आएगा जिसको भूख लगी है, जी। जो गरीब तबका है, मध्यम वर्ग जिसको बोलते हैं। लपेट से वो आएगा जो हम अपना, जो अपने यार दोस्त हैं उनको हम लपेट सकते हैं सर, डरा धमका के भी। भाई किसी को बोल दिया तुझे मेरी कसम है फलाना दिन का, ऐसा कुछ करके यहाँ पे उसको लपेट से ले सकते हैं। और चपेट ये होती है कि हम टाई कोट पहन के गए हैं और अच्छी गाड़ी मेंटेन हम कर रहे हैं, लोग प्रभावित हो गए हमारे से और प्रभावित होके उन्होंने कांटेक्ट कर लिया, तो वो आते चपेट से सर। टिकता वही है, टिकता वही है जिसको भूख लगी होती है सर, जो सीखना चाहता है सर। प्रभावित होके आने पर भी अगर वो इंसान नहीं सीखेगा तो वो असफलता की कैटेगरी में चला जाएगा। जी, बिल्कुल। मतलब हर किसी को अगर भूख है तो वो इंडस्ट्री में आएगा, किसी को ज़रूरत है तो वो आ सकता है, कोई डर के आएगा तो कोई, किसी ने मतलब कोई ना कोई टेक्निक बनाई हुई है कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जी जैसा आप बता रहे थे कि आप ज़ीरो पर आ गए थे, तो फिर से आपने शुरुआत कैसे की? सर, ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जीरो पे आने के बाद इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। जो शुरुआती टाइम होता है, हुँ, हुँ। शुरुआती टाइम में ही अगर आप जीरो पे आ जाओगे तो छोड़ के चले जाओ, ऐसा अक्सर होता है। और वही लोग फेलियर की कैटेगरी में आते भी हैं हुँ, हुँ। कि वो फिर दोष देने लग जाता है कि सीनियर ने मेरे साथ ऐसा किया, सीनियर ने मेरे साथ वैसा किया। ऐसा नहीं है। चीता अगर एक कदम पीछे हुँ, हुँ। हट जाए तो ये नहीं होता कि भाई वो डर के पीछे हो गया है जी। या उसके मुंह शिकार नहीं लगा, तो वो पीछे हटता ना, हुँ, हुँ। तो दोबारा से रन करने के लिए पीछे हटता है सर। जी। वही मैंने किया। उस जीरो पे आने के बाद उस कंपनी को मैंने छोड़ दिया, हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने सीखा कुछ था नहीं, टीम इतनी थी नहीं अपने पास, शुरुआती टाइम था। हुँ, हुँ। मैंने गुरुजी से बात करता रहा, कुलदीप सर से। उन्होंने जैसे जैसे बताते गए कि भाई यहाँ पे ये कमी होती है, ये कमी होती है। लोगों से मिलना, मेल मिलाप बढ़ाया। मेरा इतना बड़ा सर्कल नहीं था, उस सर्कल को पहले बढ़ाया, सीखना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जैसे आप अभी मेरे से पूछ रहे हो, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस, ऐसे जो फेलियर लोग थे उनसे मैंने सीखना शुरू किया कि भाई आप यहाँ पे फेल क्यों हुए। जी। तो वो फेल होने का जो कारण था वो मैंने सीखा कि भाई यहाँ पे ऐसे फेल होते हैं, वो मैं गलती करूंगा ही नहीं हुँ, हुँ। जो फेल होने की गलती हो। तो सीखते सीखते फिर मैं एक दूसरी कंपनी में गया जिसमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट था। हुँ, हुँ। पहले मैं आयुर्वेदिक कंपनी में था, जो लोगों को हेल्थ के बारे में समझाते बताते हैं। हुँ, और लाइन दूसरी एकदम से हो गई। जो मैंने सर्कल बनाया था वो आयुर्वेद का था हुँ। और लाइन जो मैंने चेंज की वो खेती बाड़ी में कर दी सर। और खेती बाड़ी के बारे में हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें तो इतना जागरूक नहीं है सर, ये सच्चाई है। हुँ, हुँ। क्योंकि लोग अपने आप से ज्यादा समझदार किसी को समझते नहीं है यहाँ पे, जी। ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा भी कोई अच्छी बात बताता है हुँ, हुँ। तो वो सीख लेनी चाहिए सर। जी। और मैं बच्चा रह गया उस इंडस्ट्री में, हुँ, हुँ। किसानी खेती में। जो मेरे से बड़े बड़े लोग हैं वो खेती करते हैं, उम्र में भी ज्यादा, वो क्या बोलने लगे कि भाई ये बच्चा हमारे को सिखाएगा क्या खेती करना। कुछ लोगों ने किया भी, जैसे अपना हरियाणा ही, अपना महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, उस साइड में बहुत सारे लोग जो फौजी हुँ, हुँ। रिटायरमेंट है
वो टेक्निकल खेती करते भी हैं, तो हमने करवाई भी है सर। लेकिन वो ग्रोथ जो नेटवर्क मार्केटिंग में होनी चाहिए, वो ग्रोथ मेरे को नहीं मिली वहाँ पे, क्योंकि जो मैंने सीखा था वो उस लेवल पे सीखा था कि मैं वहाँ पे कामयाब नहीं हो सका। दूसरी चीज मैंने सीख ली और दूसरी चीज में मैं चला गया। मैंने सीखा भाई पंखे को कैसे स्टार्ट किया जाता है, और मैं चलाने लग गया अपना क्या बोलते हैं ट्रैक्टर। तो कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने वो कंपनी फिर छोड़ी, और फिर से जो मैंने सर्कल बनाया था अपना आयुर्वेद का, आयुर्वेद की एक कंपनी की शुरुआत मैंने की। यहाँ पे आने के बाद मैंने लगातार 3 वीक सर मैंने कैपिंग भी लगाई है, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए की कैपिंग मैंने लगाई भी है। यहाँ से अच्छी अर्निंग भी मैंने की है। मैं बात करूँ तो यहाँ से मैंने 20-22 लाख रुपए कमाए भी हैं सर उस कंपनी में आने के बाद। और अभी मैंने अपना कैफे किया है सर इसी इंडस्ट्री की बदौलत, क्योंकि मेरा इतना वो नहीं था कि भाई मैं अपना कोई भी बिजनेस शुरुआत कर सकूं। मालिक बनना खुद का बनना है, तो उस खुद के मालिक की सोच से, वो सोच भी किसने दी, नेटवर्क मार्केटिंग ने दी सर। पहले वो सोच नहीं थी। पिताजी भी ये बोलते हैं, आज भी ये बोल देते हैं कई बार कि भाई नौकरी कर लेता तो अच्छा होता, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो सोच है वो नौकरी तक ही सीमित है। लेकिन जो नया तबका है, नौजवान जो हमारे हैं, वो नौकरी नहीं करना चाहती, या तो गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, प्राइवेट नौकरी में वो जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि काम करके आज कोई राजी नहीं है सर। और यही कारण है कि आज बेरोजगार लोग जो जितने घूम रहे हैं ना, वो इसी कारण घूम रहे हैं, सरकारी मिल जाए, सरकारी मिल जाए, सरकारी मिल जाए, प्राइवेट में हम जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि फ्री का खाने की आदत सभी को हो गई है। तो मैंने फ्री का ना खा के मैंने सीख के 0 से अप किया। हाँ, टाइम लगा मेरे को, टाइम लगा मेरे को। 2018 से 2022 लास्ट तक मैंने बीच में सीखा भी है, और मैंने कंपनी भी 2 चेंज की है। 2018 में मैंने कंपनी चेंज की थी, 2020 में फिर दोबारा से चेंज की। 2020 से और 22 तक 2 साल में मैंने सर 20-22 लाख रुपए अर्निंग भी की है। आज रेस्टोरेंट मैंने खोला हुआ सतीदो में, अच्छा यहाँ पे ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा 0 से अप होने का सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका एक कैफे, एक रेस्टोरेंट है जो कि एक लोकेशन पर है, तो जब आपके पास एक इतनी अच्छी इनकम हो रही है, तो उसके साथ-साथ आपने क्या सोचा कि मैं कैफे को कैसे टाइम दे पाऊँगा? क्योंकि आप इतना अच्छा जब आपका काम चल रहा है, टीम काम कर रही होती है, अगर किसी के नीचे 5 या 10 लोग भी काम करते हैं, तो उसके पास समय नहीं होता कि वो अपने लिए भी समय निकाले। तो आप उसके अलावा भी कैसे समय को मैनेज करके अपने कैफे को, रेस्टोरेंट को, क्योंकि शुरुआत करने में काफ़ी एक टैलेंट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सर। या एक समय की मान लो आप, या किसी भी ज़रूरत की मान लो कि किसी काम को शुरुआत करने के लिए उसे पहले समय देना, तो इस प्रकार में कुछ बताना चाहिए? ठीक बात है सर। समय और पैसा, आज यही 2 चीज किसी के पास नहीं है सर। समय और पैसा, आज यही 2 चीज किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं बात करूं, 24 घंटे हर किसी के पास होते हैं सर। जी, बिल्कुल। और पैसा हर किसी के पास नहीं है। आज पैसे की अगर हम बात करें, 5% लोगों के पास अरबों खरबों रुपया है, जो गिनती भी नहीं है। और 95% लोगों के पास पैसा नहीं है और टाइम भी नहीं है। उन 5% लोगों के पास पैसा भी है और टाइम भी है सर। जी। ठीक है, जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, इनकी अगर हम बात करें, उनके पास पैसा खूब है, टाइम भी खूब है, वो कहीं भी जा सकते हैं, सेलिब्रिटी हैं वो। और वैसे ही आज जो 95% लोग हैं, उनके पास ना तो पैसा है ना टाइम है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सर, 24 घंटे अंबानी अडानी के पास और 24 घंटे ही हमारे पास हैं, तो टाइम क्यों नहीं है? टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, पैसा अपने आप आ जाएगा सर। टाइम मैनेज कहाँ से सीखेंगे?
तभी तो मैंने बताया था ना कुछ टाइम पहले कि हर किसी को 2 साल इस इंडस्ट्री को देना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग को देना चाहिए। वो 2 साल इसलिए देने चाहिए सर, यहाँ से टाइम भी मैनेज करना सीख जाएगा और पैसा कमाना भी सीख जाएगा। वैसे ही मैंने किया, टीम ग्रोथ की, टीम को सिखाया, टीम अच्छा काम कर रही है। टीम को जहाँ ज़रूरत होती है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ सर। जो मेरा टाइम बचता है वो मैं कैफ़े में देता हूँ, और कैफ़े में भी मेरे पास स्टाफ है 10-12 लोगों का, वो अच्छा मैनेज कर भी लेते हैं सर। जी सर। जैसा आप बता रहे थे कि आप जीरो पर आ गए थे, तो फिर से आपने शुरुआत कैसे की? सर, ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जीरो पे आने के बाद इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, जो शुरुआती टाइम होता है। शुरुआती टाइम में ही अगर आप जीरो पे आ जाओगे तो छोड़ के चले जाओ, ऐसा अक्सर होता है, और वही लोग फेलियर की कैटेगरी में आते भी हैं कि वो फिर दोष देने लग जाते हैं कि सीनियर ने मेरे साथ ऐसा किया, सीनियर ने मेरे साथ वैसा किया। ऐसा नहीं है। चीता अगर एक कदम पीछे हट जाए तो ये नहीं होता कि भाई वो डर के पीछे हो गया है या उसके मुंह शिकार नहीं लगा, तो वो पीछे हटता ना, तो दोबारा से रन करने के लिए पीछे हटता है सर। वही मैंने किया। उस जीरो पे आने के बाद उस कंपनी को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सीखा कुछ था नहीं, टीम इतनी थी नहीं अपने पास, शुरुआती टाइम था। मैंने गुरुजी से बात करता रहा, कुलदीप सर से, उन्होंने जैसे जैसे बताते गए कि भाई यहाँ पे ये कमी होती है, ये कमी होती है। लोगों से मिलना, मेल मिलाप बढ़ाया। मेरा इतना बड़ा सर्कल नहीं था, उस सर्कल को पहले बढ़ाया, सीखना शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जैसे आप अभी मेरे से पूछ रहे हो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस, ऐसे जो फेलियर लोग थे उनसे मैंने सीखना शुरू किया कि भाई आप यहाँ पे फेल क्यों हुए। तो वो फेल होने का जो कारण था वो मैंने सीखा कि भाई यहाँ पे ऐसे फेल होते हैं, वो मैं गलती करूंगा ही नहीं जो फेल होने की गलती हो। तो सीखते सीखते फिर मैं एक दूसरी कंपनी में गया जिसमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट था। पहले मैं आयुर्वेदिक कंपनी में था, जो लोगों को हेल्थ के बारे में समझाते बताते हैं, और लाइन दूसरी एकदम से हो गई। जो मैंने सर्कल बनाया था वो आयुर्वेद का था, और लाइन जो मैंने चेंज की वो खेती बाड़ी में कर दी सर। और खेती बाड़ी के बारे में हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें तो इतना जागरूक नहीं है सर, ये सच्चाई है। क्योंकि लोग अपने आप से ज्यादा समझदार किसी को समझते नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा भी कोई अच्छी बात बताता है तो वो सीख लेनी चाहिए सर। और मैं बच्चा रह गया उस इंडस्ट्री में, किसानी खेती में। जो मेरे से बड़े बड़े लोग हैं वो खेती करते हैं, उम्र में भी ज्यादा, वो क्या बोलने लगे कि भाई ये बच्चा हमारे को सिखाएगा क्या खेती करना। कुछ लोगों ने किया भी, जैसे अपना हरियाणा ही, अपना महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, उस साइड में बहुत सारे लोग जो फौजी रिटायरमेंट है वो टेक्निकल खेती करते भी हैं, तो हमने करवाई भी है सर। लेकिन वो ग्रोथ जो नेटवर्क मार्केटिंग में होनी चाहिए वो ग्रोथ मेरे को नहीं मिली वहां पे, क्योंकि जो मैंने सीखा था वो उस लेवल पे सीखा था कि मैं वहां पे कामयाब नहीं हो सका। दूसरी चीज मैंने सीख ली और दूसरी चीज में मैं चला गया। मैंने सीखा भाई पंखे को कैसे स्टार्ट किया जाता है, और मैं चलाने लग गया अपना क्या बोलते हैं ट्रैक्टर। तो कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने वो कंपनी फिर छोड़ी, और फिर से जो मैंने सर्कल बनाया था अपना आयुर्वेद का, आयुर्वेद की एक कंपनी की शुरुआत मैंने की। यहाँ पे आने के बाद मैंने लगातार 3 वीक सर मैंने कैपिंग भी लगाई है, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए की कैपिंग मैंने लगाई भी है। यहाँ से अच्छी अर्निंग मैंने की है। मैं बात करूँ तो यहाँ से मैंने
20-22 लाख रुपए कमाए भी हैं सर उस कंपनी में आने के बाद। और अभी मैंने अपना कैफे किया है सर इसी इंडस्ट्री की बदौलत, क्योंकि मेरा इतना वो नहीं था कि भाई मैं अपना कोई भी बिजनेस शुरुआत कर सकूं। मालिक बनना खुद का बनना है, तो उस खुद के मालिक की सोच से, वो सोच भी किसने दी? नेटवर्क मार्केटिंग ने दी सर। पहले वो सोच नहीं थी। पिताजी भी ये बोलते हैं, आज भी ये बोल देते हैं कई बार कि भाई नौकरी कर लेता तो अच्छा होता, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो सोच है वो नौकरी तक ही सीमित है। लेकिन जो नया तबका है, नौजवान जो हमारे हैं, वो नौकरी नहीं करना चाहती, या तो गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, प्राइवेट नौकरी में वो जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि काम करके आज कोई राजी नहीं है सर। और यही कारण है कि आज बेरोजगार लोग जो जितने घूम रहे हैं ना, वो इसी कारण घूम रहे हैं, सरकारी मिल जाए, सरकारी मिल जाए, सरकारी मिल जाए, प्राइवेट में हम जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि फ्री का खाने की आदत सभी को हो गई है। तो मैंने फ्री का ना खा के मैंने सीख के जीरो से अप किया। हाँ, टाइम लगा मेरे को 2018 से 2022 लास्ट तक मैंने बीच में सीखा भी है, और मैंने कंपनी भी 2 चेंज की है। 2018 में मैंने कंपनी चेंज की थी, 2020 में फिर दोबारा से चेंज की। 2020 से और 22 तक 2 साल में मैंने सर 20-22 लाख रुपए अर्निंग भी की है। आज रेस्टोरेंट मैंने खोला हुआ है सतीदो में, अच्छा यहाँ पे ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा जीरो से अप होने का सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका एक कैफे, एक रेस्टोरेंट है जो कि एक लोकेशन पर है, तो जब आपके पास एक इतनी अच्छी इनकम हो रही है, तो उसके साथ-साथ आपने क्या सोचा कि मैं कैफे को कैसे टाइम दे पाऊँगा? क्योंकि आप इतना अच्छा जब आपका काम चल रहा है, टीम काम कर रही होती है, अगर किसी के नीचे 5 या 10 लोग भी काम करते हैं, तो उसके पास समय नहीं होता कि वो अपने लिए भी समय निकाले। तो आप उसके अलावा भी कैसे समय को मैनेज करके अपने कैफे को, रेस्टोरेंट को, क्योंकि शुरुआत करने में काफ़ी एक टैलेंट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सर। या एक समय की मान लो आप, या किसी भी ज़रूरत की मान लो कि किसी काम को शुरुआत करने के लिए उसे पहले समय देना, तो इस प्रकार में कुछ बताना चाहिए? ठीक बात है सर। समय और पैसा, आज यही 2 चीज़ किसी के पास नहीं है सर। हुँ, समय और पैसा, आज यही 2 चीज़ किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं बात करूँ, 24 घंटे हर किसी के पास होते हैं सर, जी, बिल्कुल। और पैसा हर किसी के पास नहीं है। हुँ, आज पैसे की अगर हम बात करें, 5% लोगों के पास अरबों-खरबों रुपया है, जो गिनती भी नहीं है। हुँ, और 95% लोगों के पास पैसा नहीं है और टाइम भी नहीं है। उन 5% लोगों के पास पैसा भी है और टाइम भी है सर। जी, ठीक है? जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, इनकी अगर हम बात करें, उनके पास पैसा खूब है, बिल्कुल। टाइम भी खूब है। वो कहीं भी जा सकते हैं, सेलिब्रिटी हैं वो। और वैसे ही आज जो 95% लोग हैं, उनके पास ना तो पैसा है, ना टाइम है। हुँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा सर, 24 घंटे अंबानी अडानी के पास हैं और 24 घंटे ही हमारे पास हैं। हुँ, तो टाइम क्यों नहीं है? टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, पैसा अपने आप आ जाएगा सर। जी, टाइम मैनेज कहाँ से सीखेंगे? तभी तो मैंने बताया था ना कुछ टाइम पहले कि हर किसी को 2 साल इस इंडस्ट्री को देना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग को देना चाहिए। वो 2 साल इसलिए देने चाहिए सर, यहाँ से टाइम भी मैनेज करना सीख जाएगा और पैसा कमाना भी सीख जाएगा। वैसे ही मैंने किया, टीम ग्रोथ की, जी, टीम को सिखाया, टीम अच्छा काम कर रही है। हुँ, टीम को जहाँ ज़रूरत होती है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ सर। जी, जो मेरा टाइम बचता है वो मैं कैफ़े में देता हूँ, और कैफ़े में भी मेरे पास स्टाफ है 10-12 लोगों का, जी, वो अच्छा मैनेज कर भी लेते हैं सर। बिल्कुल। जी सर। जैसा कि सर अभी आप बता रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है और कहीं न कहीं इंडस्ट्री है। तो आप क्या मानते हैं कि कितने पैसे से लागत में आपने शुरुआत की, 2 साल में 20-22 लाख रुपए आपने कमा लिए? और यही अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो लगभग-लगभग कितना समय लगता है आपको? ठीक बात है सर। ये जो नौजवान हमारे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा सवाल है सर। इस इंडस्ट्री की खूबसूरती यही है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब करते, हुँ, हुँ, मैं अपनी बताऊँ तो +2 पास हूँ सर।
मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी जॉब मिल सकती है? पीएन चपरासी की। चपरासी की तनख्वाह कितनी है? वही 25-30 हज़ार रुपये। जी। अगर 25-30 हज़ार रुपये की मैं बात करूँ, काफ़ी तो मेरे को खर्चा करना पड़ता फार्म पे, फार्म भरने पड़ते, एकदम से तो सेलेक्ट होते नहीं, फिर पढ़ाई भी करनी पड़ती। आज लोग वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, 3 साल 4 साल निकल जाते, किसी की एज भी निकल जाती है सर, ठीक है। लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि मैंने पहला फार्म भरा 500 रुपये का। पहला फार्म भरते ही मेरे को जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद मैंने शुरुआत की तो मेरी सैलरी लगी 30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये मान लेते हैं। तो एक साल में मैंने कितना कमाया? 4,80,000 रुपये, ठीक है। अगर 4,80,000 5 लाख के लगभग मैंने कमाया, तो 20-22 लाख इस इंडस्ट्री से 2 साल में कमाया, तो उसमें 4 साल लगते सर, पहली बात। दूसरी बात, प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करें, प्राइवेट जॉब में 10,000 12,000 15,000 रुपये तक ही देते हैं, 20,000 मान लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 20,000 रुपये अगर मेरी सैलरी होती तो एक साल में मैं कितने कमाता? 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये 8 साल में मेरे को 20 लाख रुपए तक पहुंचने का मौका मिलता है सर, ठीक है। वो पेशेंस आज बच्चे रखते हैं कि भाई हम जॉब ही कर लेंगे, पैसा ही फूक लेंगे, ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो सीखते नहीं है सर, इस इंडस्ट्री के बारे में जानना नहीं चाहते, सिर्फ ये मानते हैं कि ये जोड़ने तोड़ने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का बिजनेस नहीं है सर, कन्वेंस करने का बिजनेस है, कन्वर्जन का बिजनेस है। अगर हम कन्वेंस किसी को करते हैं कि भाई उसके माइंड को फिल्टर करते हैं कि जॉब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वो जॉब ही रहेगी। जॉब का मतलब होता है जूस ऑफ बॉडी, शरीर का जूस निकाल लेते हैं, उसके बाद वो सैलरी देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें खुद का मालिक, अपने हिसाब से काम करो, जितना करोगे उतना कमाओगे। जी तोड़ मेहनत अगर 40 साल उसमें लगानी है तो 40 साल में जो कमाओगे यहाँ पे 4 साल में कमा जाओगे सर। ये इस इंडस्ट्री की खूबसूरती है सर, और यही मैं संदेश देना चाहूँगा मेरे नौजवान साथियों को कि एक बार इस इंडस्ट्री के बारे में जानें, अच्छे से समझें इसको और शुरुआत करें अच्छी कंपनी देख के। झांसे में किसी के ना आए, जो चिट फंड वाली कंपनियां बहुत चल रही हैं, जो बोलते हैं भाई इतने पैसे लगाओ, इतने दिन में डबल आपको मिल जाएंगे, पर डे इतने मिलेंगे, पर वीक इतने मिलेंगे, पर मंथ इतने मिलेंगे, उनके झांसे में मत आओ। यहाँ पे मेहनत से ही रोटी मिलती है सर। अगर रोटी रखी है थाली में, उसको खाना है तो तोड़नी पड़ेगी सर हाथ से, उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक नहीं जाएगी। ऑटोमेटिक वाला अगर सिस्टम है तो लोग जल्दी बीमार होंगे, वही लोग आज ठगी का शिकार हो रहे हैं सर। जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो युवा है वो जॉब की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप नेटवर्क मार्केटिंग को जॉब में नहीं, एक बिजनेस में बिलीव करते हो। जी सर। कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो कोई जॉब नहीं है, वो एक बिजनेस है जिसे हम खुद खोलते हैं, मतलब एक कह सकते हो कि एक छोटी ही इन्वेस्टमेंट करके। तो लगभग अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करके शुरुआत किया? सर मैंने शुरुआत की थी 3400 रुपये इन्वेस्ट किए थे मैंने जी शुरुआत में, और 3400 रुपये के बाद मैंने सीखा, पहले वाला जो सीख रखा था वो सीखा, और कुछ जिस कंपनी में गया उसकी गाइडलाइन भी सीखी, उसका प्लान भी सीखा, वो लोगों को शेयर करता गया, प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए वो लोगों को शेयर करता चला गया, और काफ़िला बन गया सर। आज लगभग 250 से 300 लोगों की टीम भी है, जो पर डे रनिंग की अगर हम बात करें तो 20 से 30 लोग पर डे उसमें रनिंग में भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जॉब करते हैं। और एक इस इंडस्ट्री की मैं एक और कहना चाहूँगा, अपलाइन बोल देते हैं, जो नहीं सीखते वो अपलाइन बोल देते हैं कि भाई जो काम कर रहे हो उसके साथ
आपको नहीं कर पाओगे, इसमें फुल टाइम आपको देना होगा। मैं इस इंडस्ट्री के बारे में यही कहना चाहूँगा, इसको एज ए पार्ट टाइम पहले शुरुआत करें। जो काम आप पहले कर रहे हैं उससे ज़्यादा जब यहाँ से आने लग जाएँ, जब उस काम को बेशक से छोड़ दें। यहाँ पे युवा क्या करते हैं, एकदम फुल टाइम आ जाते हैं। जो पहले का हमारा बैकअप होता है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे पेशेंस हर किसी को चाहिए होता है सर, 3 से 5 साल का। 3 से 5 साल अगर हम पेशेंस रखते हैं, हमारा चूल्हा अगर चल रहा है और इनकम सोर्स है, उसको बंद नहीं करना, उसके साथ-साथ इसको करो, तो ही आप टिक पाओगे इस इंडस्ट्री में, अन्यथा नहीं टिक पाओगे। तो जैसा कि सर आज के समय पे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो उनके पास काफ़ी समय का अभाव होता है। लेकिन बच्चा कहीं न कहीं 10th के बाद ही उसके अंदर एक जग जाता है मन में कि हाँ, मेरे को कुछ पैसा कमाना है, तो कहीं न कहीं से आना चाहिए। तो लोग ऐसे में कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट या ऐसी चीज़ों में कहीं न कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वो कहीं न कहीं पैसा डूब भी जाता है। तो ऐसा कहीं इस इंडस्ट्री में अगर कोई बच्चा कहीं से पैसे एडजस्टमेंट करके, क्योंकि स्कूल लाइफ से आप भी गुजरे हो, मैं भी गुजरा हूँ, और हमारे लिए 3400 या 4000 जैसी अमाउंट काफ़ी बड़ी होती है उस समय पे। बिल्कुल सर। और कहीं अगर वो हम इतना बड़ा पैसा लगा के अगर कहीं डालते हैं और फिर वो डूब जाता है, तो एक कहीं न कहीं बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं उस चीज़ से और आगे चलकर भी फ्यूचर में भी उस चीज़ को कभी मानते ही नहीं है कि हम इस चीज़ में बड़ा बन सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर 3400 रुपये बहुत बड़ी माया नहीं है आज के टाइम पे। अगर आज की मैं बात करूँ, पहले का टाइम था जो 3400 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं होता था उस टाइम पे। आज तो मोबाइल भी 12-12, 15-15 हज़ार रुपए के नॉर्मल बच्चा लिया मिलेगा, जो गरीब घर का है, बिल्कुल गरीब। बाइक हर घर में मिलेगी। आज साइकिल का ज़माना नहीं रहा, मोबाइल के बगैर कोई नहीं चलता सर। चाहे घर में खाने के लिए आटा ना हो, मोबाइल ज़रूर मिलेगा सर, ठीक है। अगर बच्चे ये बोल देते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है और पैसा नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है। घर वाले मनाना अगर बच्चे को नहीं आता तो फिर वो बच्चा किसी काम का नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं ना, भगत के बस में भगवान होता है। और भगत कौन? बच्चा। भगवान कौन? माँ बाप। अगर वो बस में नहीं है तो फिर वो इस इंडस्ट्री के लायक है नहीं, पहली बात। दूसरा, जो बच्चे शराब सिगरेट छुप के पीते हैं, वो उस टाइम पे माँ बाप को नहीं पूछते। गर्लफ्रेंड बनाते हैं उस टाइम पे माँ बाप से नहीं पूछते। लेकिन कोई उनको ये रास्ता दिखा दे कि भाई अच्छा पैसा यहाँ से कमा जाओगे, इसमें सीखना पड़ेगा, तो बच्चे क्या बोलेंगे? मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। उन बच्चों के लिए भी ये इंडस्ट्री नहीं है। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि बच्चे आज के समय पे कहीं न कहीं गर्लफ्रेंड बनाने में या शराब या मतलब पैसा समय को बर्बाद करने वाली चीज़ों की उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान। तो क्या हमारी सरकार को या हमारे स्कूलों में वो शिक्षा नहीं दी जा रही है कि जिससे उनका ध्यान उन चीज़ों पर जा रहा है और हमारा मतलब एजुकेशन इतने अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे देश में है, लेकिन इन पे किसी का ध्यान नहीं, ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया सर। सर ये बोला जाता है कि जो हम देखेंगे ना वही हम सीखेंगे। जी। जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं। हर घर में टीवी होता था, आज मोबाइल आ गया है। हम क्या देखते, पहले टीवी पे देखा जाता था, सिगरेट को भी ऐसे पेश किया जाता है, जिसका मन भी ना होना वो भी ये सोचे कि एक कस तो लगाए ले यार, ठीक है। टीचर हैं वो अच्छी गाइडलाइन अच्छा सिखाते हैं। हमारे जो टीचर होता है वो गुरु होता है। गुरु क्या करता है, कभी भी अपने शिष्य को गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, पहली बात। स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा ही दी जाएगी। ऐसा ऐसा सिस्टम स्कूलों में आ गया है पढ़ाई का कि टीवी पे दिखा के भी पढ़ाते हैं, जी। मोबाइल में भी। लेकिन हम देखते क्या हैं, आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है हमारे देश का, जितने भी कवि हैं, जितने भी गायक हैं, वो बदमाशी टाइप के सॉन्ग निकालते हैं, अच्छा रास्ता नहीं दिखाते लोगों को। हम जितना सुनेंगे माइंड में बार बार वही आएगा और वही हम सीखेंगे सर। ये कवियों पे निर्भर करता है, कवियों से ही आज़ादी आई थी सर, और कवियों से ही गुलामी आएगी। क्यों? हर घर में बदमाश हो जाएगा आगे चल के, कमाना सीखेंगे नहीं वो। कोई
इनको सिखाए जितने बहुत सारे ऐसे अपने हरियाणा में गायक हैं, बदमाशी के बहुत सारे सॉन्ग निकालते हैं। पंजाब में भी ऐसे हैं, बदमाशी के सॉन्ग निकालते हैं, बदमाश ही बनते हैं लोग। अच्छी शिक्षा, एक इंटरव्यू में बताया भी गया था, एक कवि बोल रहा था कि भाई मैं सॉन्ग अच्छे भी निकालता हूँ और बुरे भी निकालता हूँ। अच्छा सॉन्ग एक निकला तो बुरे 10 निकल गए। तो उस एक सॉन्ग की, वही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक अच्छी कंपनी कर रहा है और 10 फ्रॉड होके बैठे हैं। तो 10 की लोग ज्यादा सुनेंगे, एक की कम सुनेंगे। वही अच्छा एक सॉन्ग निकला और 10 सॉन्ग बराबर में बुरे निकल गए तो बुराई ही लोगों में आएगी। तो सर अगर कहीं ना कहीं माँ बाप, गुरु, शिक्षक अगर इस चीज पर नजर रखें कि उन्हें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, तो इससे हमारे समाज का जो उत्थान है वो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम पेरेंट्स की भी नेग्लिजेंस से मानते हैं कि उन्हें मूवी दिखाने ले जाते हैं, लेकिन कहीं बिजनेस स्कूल या मतलब किसी बिजनेस टेक्निक के लिए उसे नहीं लेके जाते। बिल्कुल सर, ये बात आपकी जायज है। पहली बात तो आज माँ बाप के पास इतना टाइम है नहीं। माँ भी जॉब करती है और पिताजी भी जॉब करते हैं, तो बच्चों को कौन रखता है? मोबाइल। माँ बाप की मैं सबसे ये बात मानूंगा कि भाई आज का जो माँ बाप है, युवा पीढ़ी जो माँ बाप है, वो खुद भी मोबाइल में घुसी हुई है और बच्चा रोता है तो उसको भी मोबाइल ही दे दिया जाता है, तो बच्चा बचपन से ही मोबाइल के टच में आ जाता है। तो आज बच्चे गलत शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। मैं पहला यही कहना चाहूँगा, इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग करो ना करो अलग बात है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो तो देश अच्छा बनेगा। देश अच्छा बनेगा तो नागरिक नागरिक अच्छे बनेंगे तो देश ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा और हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी सर। आर्थिक स्थिति में अच्छा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है सर। ये सरकार ने गाइडलाइन की है, ये सरकार पागल नहीं है सर। सरकार ने गाइडलाइन भी इसलिए दी है कि लोगों का रुझान बने उसमें। आज डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो सब्जेक्ट है वो आ गया है सर। धीरे धीरे हरियाणा में और पंजाब में भी आने वाला है सर। हो सकता है अभी गया हो, कुछ चैप्टर आए भी हैं, ठीक है। तो शिक्षक भी उसको अच्छी शिक्षा देंगे आगे चल के, और उसके बारे में जागरूक भी होंगे लोग। आने वाला जो टाइम है 2025 के लगभग 2 साल ही हैं, ज़्यादा नहीं है। 2 साल में अच्छे सीख भी जाएंगे बच्चे और इस इंडस्ट्री का ग्रोथ भी होने वाला है। जी। तो सर आपने जैसा कि अभी तक अपना इतना अनुभव शेयर किया है, जी। तो कोई ऐसा मजेदार किस्सा कि कभी जिसे आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हो? क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट या एक ऐसा किस्सा होता है, जैसे आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी समय हो गया आपको, तो इस समय के दौरान कोई एक ऐसा मजेदार हर किसी के साथ किस्सा हो जाता है कि जिसे वो लाइफ में कभी भी नहीं भूलता। तो आपकी बिल्कुल लाइफ में भी कोई ऐसा किस्सा होगा? सर, वैसे तो किस्से बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे दोस्त भी मिले हैं, गुरु भी मिले हैं यहाँ पे, अपलाइन डाउनलाइन भी मिले हैं, समाज भी अच्छा मिला है, क्योंकि जो हमारा दिमाग सोचता है वही हमारे को मिलता है। तो अच्छे अच्छे लोग भी मिले हैं यहाँ पे, अच्छे भी बुरे भी, हर टाइप के यहाँ पे लोग मिलते हैं। तो एक किस्सा है, बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं उस किस्से को कभी नहीं भूल सकता। ऐसा मज़ेदार किस्सा है कि जो दर्शक देखेंगे तो हो सकता है वो भी लोट-पोट हो जाएँ। वो किस्सा ऐसे है सर, जो गुरुजी हैं मेरे इस इंडस्ट्री में लेके आने वाले, कुलदीप मुदगिल जी। एक बार क्या हुआ कि मैं नेगेटिव हो गया था सर इस इंडस्ट्री से, अपलाइन से, क्योंकि वही बात है ना, सीखने को बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। तो इंडस्ट्री से नेगेटिव हो गया था, कंपनी से नेगेटिव हो गया था और मैं घर बैठ गया। 1 सप्ताह मैंने काम ही नहीं किया। जो जैसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये अपलाइन का बिज़नेस है, मैं भी वही सोच गया था कि मैं कर रहा हूँ, अपलाइन को जा रहा है। अपलाइन मेरा साथ दे नहीं रहा है, तो उसको कमा के क्यों देना है? तो ये मैं भी सोच गया था। शुरुआत का टाइम था, नेगेटिव हो गया। वहाँ पे क्या हुआ, जो बड़े भाई साहब हैं,
कुलदीप जी, वो और मेरे अपलाइन, मेरे क्रॉस लाइन, मेरे डाउन लाइन, ये लगभग हम 6 लोग मेरे समेत 6 लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। और क्या हुआ कि मम्मी जी जो हैं तो उनकी कुलदीप जैसे कुलदीप जी मेरे भाई हैं बड़े, तो उनकी चाची जी लगती हैं। वो बोले चाची जी एक काम करना, आज रोटी खाएंगे आपके हाथ की। और 6 लोग हैं यहाँ पे, 6 लोग ही रोटी खाएंगे, मतलब घर वालों से अलग हम जो 6 लोग थे वो रोटी खाएंगे। और रोटी भी ऐसे खाएंगे, आप तवे से उतरते ही एक रोटी सीधी थाली में आएगी, एक रोटी से ज्यादा रोटी देनी नहीं है। 2 रोटी दी तो पलंटी आपको लगेगी। अगर इसमें से ये 6 बैठे हैं, 6 में से किसी ने भी एक जो टूक होता है उसका रोटी का बाइट जिसको बोलते हैं, वो अगर एक भी नहीं तोड़ा रोटी में से तो उसको पलंटी लगी। पलंटी भी क्या थी, बुरा मत मानना दर्शकों, एक बियर की पेटी की शर्त लगा दी कि भाई जो भी 6 लोगों में से उठेगा तो बियर की पेटी उसके सिर रहेगी, वो बियर पिलाएगा। इंजॉयमेंट के 2 रोटी एक साथ प्लेट में रख सकते हो? 2 रोटी एक साथ प्लेट में नहीं रखेंगे। ठीक है। एक रोटी रखी, उसमें से 6 बाइट होंगी और 6 की 6 अलग अलग को मिलेगी। मतलब जैसे एक रोटी हो गई है, हाँ। उसके पहले 6 पार्टीशन होंगे, 6 हिस्से बनेंगे। हाँ, फिर वो 6 हिस्से सभी की प्लेट में जाएंगे? नहीं, एक ही प्लेट में, एक प्लेट में उसी प्लेट में से 6 रोटी, मतलब एक रोटी के 6 हिस्से एक ही प्लेट में? हाँ। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हम मम्मी जी ने 3 बार तो आटा लगाया। अच्छा। सब्जी थी जो पूरे परिवार की बनी हुई थी वो सारी खत्म हो गई। अचार था, लगभग 500 ग्राम के आसपास अचार था, अलग अलग। एक तो आम का अचार था, मिक्स टाइप में था? नहीं, अलग अलग था। आम का अचार अलग था और टिंड का अचार अलग था। वो दोनों अचार साफ हो गए सर। उसके बाद हमने नमक से खाई रोटियां। फिर खीरा आ गया, खीरा रखा था, खीरे के साथ एक एक टूक करके खाया। मतलब ऐसा कर दिया कि पेट फटने को है और कोई भी उनमें से हिल नहीं रहा है कि भाई हम रोटी छोड़ दें, क्योंकि सबको डर लगता है कि भाई एक पेटी बियर लगेगी। मतलब वही बात, अगर एक बार उठ गया तो सीधी बात है, खर्चा आ गया सीधा सीधा। और वो सारा जो प्लान था वो क्या था कि जो नेगेटिव होके बैठा है, घर वाले परेशान हो जाएंगे, इसको बोलेंगे काम कर ले, ये काम करने लग जाएगा और हमारा काम भी चल जाएगा, इसका भी काम चल जाएगा और यहाँ मजाक भी हो जाएगा। वो मजाक ऐसा रहा कि सर 27 रोटी हम लोगों ने 27 करके खाई। 6 लोगों ने, एक आदमी ने 27 रोटी खाई उस टाइम पे। तो एक आदमी ने 27, यानी जो 3-4 रोटी खाने वाले 6 रोटी खाने वाले इंसान है, वो 27 रोटी कहाँ हजम करेंगे सर। दूसरा, उनमें से एक उठ गया हमारे में से कि भाई मैं रोटी नहीं खाऊंगा, तो बियर की पेटी उसको लगी। सभी ने क्या किया, फ्रेश हो गया है, जितना खाया था वो निकाला, फिर बियर पी। तो ये जो किस्सा है, ये मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई भी अपलाइन आता है और ऐसी शर्त रखता है तो पहले से ही पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना हो। आपका जो बिजनेस है वो अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर नेगेटिव नहीं हुए तो आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। कभी भी किसी को गंदा मत बोलो, गलत मत बोलो, जब भी बोलो शुभ शुभ बोलो। क्योंकि किसी बंदे ने मेरे को बताया था कि दिन में एक बार लक्ष्मी जो सरस्वती है हमारी जीभ पे बैठ निवास करती है और जो भी निकलेगा वो पूरा हो जाता है। तो कभी भी किसी के बारे में भी गलत मत सोचो, गलत मत बोलो और किसी को भी गलत मत बोलो। हमेशा पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, तो पॉजिटिव रहोगे, अच्छी इनकम आपको आएगी, पॉजिटिव आपको माहौल मिलता रहेगा।
तो दोस्तों मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा सभी से, अंकित सर, कि आपने जो ये टॉक विद एंटरप्रेन्योर जो चैनल की शुरुआत की है, ये अच्छी मुहिम है लोगों के लिए, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छा यहाँ से सीख सकते हैं। खट्टे मीठे अनुभव यहाँ से मेरे बाद और भी मिलते रहेंगे सर। बहुत बड़े बड़े, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नेटवर्किंग का एन भी मेरे को नहीं आता है अच्छे से। यहाँ पे नेटवर्कर भी मिलेंगे आपको, अच्छी शिक्षा आपको मिलेगी यहाँ से। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, प्लीज एक बार इस इंडस्ट्री में कदम रख के जरूर देखें, इस इंडस्ट्री की खूबसूरती देखें। अच्छा बिजनेस यहाँ से आप कर सकते हैं, अच्छा काम यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अनुज कुमार का इंटरव्यू आपने देखा, अंकित सर ने जो शुरुआत की है, इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला, इस इंटरव्यू में आपको क्या अच्छी चीज आपको मिली है। थैंक यू अंकित सर, थैंक यू। और इसको शेयर भी कर दें, और अनुज सर जैसे अब की बार मिले हैं, अगर कोई सवाल रह गया हो तो उसे आप दोबारा कमेंट में डाल दें। हो सकता है अनुज सर का फिर हम कभी समय लें और इनके साथ बैठें, क्योंकि मजेदार किस्से हर किसी के साथ होते रहते हैं। क्योंकि अभी अनुज सर की आगे की प्लानिंग है, तो कभी फिर से मौका मिला तो फिर से अनुज सर के साथ बैठेंगे और ऐसे ही मौज मस्ती और ऐसे ही खट्टे मीठे सवालों के साथ फिर से मिलेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अनुज सर की वो बात जो आपको इंस्पायर कर चुकी है और आगे आप शेयर करना चाहेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।